ममता की कक्षा में सभी का स्वागत है। कैसा चल रहा है? क्या ठीक चल रहा है? पढ़ाई लिखाई पक्का? कल हम लोग देखे थे शेरों राजवंश के बारे में। झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश था वो सब खत्म हो गया है ना। सबके बारे में बता के पंचेत हो गया, सिंह वंश भी हो गया, छोटा नागपुर का नागवंश भी हो गया, और क्या चेरो भी हो गया, रक्सेल भी हो गया ना। तो अब आगे आज देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश की क्या कहानी है, कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा चलते हैं। झारखंड में अंग्रेजों के घुसने से थोड़ी पीछे की कहानी को क्या करते हैं, जानते हैं। बक्सर का युद्ध पता है? तो झारखंड में अंग्रेजों की प्रवेश की कहानी जो पृष्ठभूमि बनती है वो कहां से बनती है? बक्सर के युद्ध से। तो थोड़ा पीछे चलते हैं कहां? बक्सर के युद्ध में। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, फिर कहानी देखते हैं। बक्सर का युद्ध, चलिए जानते हैं कि बक्सर का युद्ध और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इसे जानते हैं। तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में एक तरफ थे मीर कासिम, मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय, और थे अवध के नवाब थे सुजा। इनका नाम आप सिराजू और सुजा में कोई कंफ्यूज मत होइएगा। सिराजू प्लासी के युद्ध में थे, ठीक है ना। वो पहले बंगाल के नवाब थे, और हम बात कर रहे हैं अवध के नवाब जिनका नाम था शुजा-उद-दौला। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में जाहिर सी बात है, कोई युद्ध में क्या होता है, दो पक्ष होता है। एक पक्ष में थे मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। युद्ध किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ये अभी इतना जानते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें एक तरफ थे मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। इन तीनों ने एक अपना संगठन बना के किस पर धावा बोल दिया? अंग्रेजों पर। हो गया? यहां तक लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। हो गया? ऊपर वाला मिटा रहे हैं। क्लियर हो गया ना? यहां तक आपको कॉपी में क्लियर नहीं करना है, दिमाग में भी क्लियर हो गया। आपके पास समय बहुत कम है, तो क्लास में चीजों को आप याद भी करते चाहिए, समझते चाहिए, ताकि बाद में आपको इसके लिए और अलग से समय देने की जरूरत ना पड़े। जो सीजीएल वाले बच्चे हैं उनको क्लियर हो गया ना?
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 किसके किसके बीच हुआ? सुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। यहां तक क्लियर? अब इस युद्ध में विजेता कौन हो गया? विजेता कौन? विजेता हो गए अंग्रेज। अब अंग्रेज विजेता हो गए तो वो जो बोलेंगे वही होगा, जो बोलेंगे वही होगा। मीर कासिम के पास तो था नहीं कुछ, क्योंकि वो पहले बंगाल का नवाब था, उसको वहां से भगा दिया गया, तो ये चला अपने दोस्तों से संगठन बना के किससे लड़ने? अंग्रेजों से। अब तो हार गया, तो ये तो अपना निकल लिया। अब उसके दोस्त फंसेंगे ना, तो फंस गए कौन? शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। तो अंग्रेजों को इनकी शर्तें तो माननी पड़ेंगी, हार जो हुई है। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज जब जीत गए तब संधि होती है किसके किसके साथ में? एक होता है अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और एक संधि होती है अंग्रेज और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और ये संधि कब हुई थी? 1765 में। और ये संधि को कहलाता है, आप मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन नहीं, आधुनिक में पढ़ेंगे, आधुनिक, आधुनिक भारत में इसे ही कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर की लड़ाई के बाद। दो संधि हुआ था, एक ये इलाहाबाद की संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो संधि हुई थी वो कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुई थी, इसलिए इलाहाबाद की संधि कहते हैं। छोड़िए, हम लोग अभी वापस लौटते हैं कहाँ? झारखंड की तरफ। कि झारखंड में प्रवेश जो अंग्रेजों का हुआ, उसका इस युद्ध से क्या लेना देना है, उसे ही क्या करना है? जानना। तो यहां तक जान गए ना? अंग्रेज बक्सर के युद्ध जीत गए, समझौता किसके साथ हुआ? समझौता किसके साथ किए? शाह आलम द्वितीय के साथ। तो हम जानेंगे कि शाह आलम द्वितीय के साथ ऐसा समझौता का क्या पॉइंट था जिसकी वजह से अंग्रेजों का प्रवेश कहां हो गया? झारखंड की तरफ। शाह आलम द्वितीय कौन है? तुम जान गए ना? मुगल बादशाह थे, ठीक है ना? अंग्रेजों की तरफ से संधि कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? कहां से हुआ? कौन सा संधि? इलाहाबाद। ये लिख लीजिए, शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट, अंग्रेज, ये किसके प्रतिनिधि थे? अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की। और इसी संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसके हाथों में चली गई? अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आप ये नोट कर लिए? मिटा दे? हो गया ना? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा। अब क्या हो गया? इलाहाबाद की संधि के तहत कब? 12 अगस्त कब? 1765 ईस्वी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार किसको मिल गए?
अंग्रेजों को मिल गए। और यह जो हमारा झारखंड क्षेत्र था उस समय किसके अंतर्गत आ रहा था? इसके अंतर्गत। तो इस क्षेत्र का भी दीवानी अधिकार किसके अंतर्गत, किसके हाथों में चला गया? अंग्रेजों के हाथों में चला गया। आप लिख लिए? तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिली? 12 अगस्त 1765 को। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे, 2-3 तरह से पूछे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को कब मिली? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को किस संधि के द्वारा मिली? इलाहाबाद की। क्लियर है? कब हुआ और किस और कौन से युद्ध के बाद? आपको क्वेश्चन कैसे भी आएगा, आंसर हो जाएगा ना आप लोगों से। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे? रॉबर्ट। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को मिल गई। बदले में शाह आलम द्वितीय को क्या मिला? क्या मिला? इसके बदले में क्या मिला? शाह आलम द्वितीय को वार्षिक 26 लाख रुपए भुगतान किए गए। शाह आलम द्वितीय को वार्षिक 26 लाख रुपए भुगतान किए गए। आपको यह कहानी कंप्लीट हो गई? यहां तक आपको समझ में आ गया ना? तो चलिए अब अंग्रेज क्या बोलेंगे। अब यहाँ से जो राजस्व है, जो कर है, मतलब यहाँ के जो राजा जमींदार है वो किसके अधीन हो गए? किसके अधीन? हाँ। दीवानी मिली 12 अगस्त 1765 को। दीवानी कब मिली? हाँ। उसके बाद अब ये अधिकार, ये जो क्षेत्र है वो अधीन चला गया अंग्रेजों के। तो मार्च 1766, मार्च 1766, मार्च 1766 में कंपनी सरकार जो है सिंहभूम के राजा जमींदारों को चेतावनी देती है कि आप कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कीजिए और कर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है? कर अब कौन लेंगे? कंपनी सरकार। तो मार्च 1766 में वार्निंग मिलती है। कितना? चेतावनी मिलती है कि आप अधीनता स्वीकार करिए और हमें कर देना शुरू कर दीजिए। तो चेतावनी ही रहती है ना, जब तक बल का प्रयोग नहीं हो तब तक चेतावनी लगती है नहीं। तो इधर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस कान से सुने और इस कान से। हाँ। तो मार्च 1766 में कंपनी सरकार की तरफ से चेतावनी आ जाती है कि आप कंपनी की अधीनता स्वीकार करिए और कर देना स्वीकार करिए, नहीं तो अन्यथा आप पर बल का प्रयोग किया जाएगा। पर इधर कोई प्रभाव राजा जमींदारों पर नहीं पड़ा। तो जनवरी 1767,
1787 में कंपनी सरकार सिंहभूम पर आक्रमण का आदेश देती है। किसको? किसको? किसको दे देती है? चेतावनी तो दे चुकी है ना, चेतावनी दे चुकी है ना कि मार्च 1766 में चेतावनी दे दी है कि आप सिंहभूम, जो सिंहभूम के राजा जमींदार है, उनको चेतावनी मिल चुका है कि आप कंपनी के अधीनता स्वीकार करिए, कर देना स्टार्ट करिए, नहीं तो आप पर बल का प्रयोग किया जाएगा, आप पर आक्रमण किया जाएगा। पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सुना अनसुना हो गया, खत्म हो गई कहानी। तो जनवरी 1767 ईस्वी में कंपनी सरकार इसको आदेश देती है, फर्गुसन को आक्रमण करने के लिए। कहा? सिंहभूम में। कहा मिल गया आदेश आक्रमण का, तो अब फर्गुसन जी चले आक्रमण करने। तो इस तरह से जब फर्गुसन सिंहभूम के तो चला आक्रमण करने, इसीलिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस ओर से हुआ? सिंहभूम की ओर से हुआ। 7वीं जेपीएससी का क्वेश्चन है, अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस ओर से हुआ? किस ओर से? अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से अब फर्गुसन चले अपनी सेना लेके सिंहभूम की तरफ। तो अधिकांश जमींदार जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसकी शर्तें मान रहे, कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए जा रहे। जब तक सब स्वीकार करे तब तक सही था, लेकिन ढालभूम के राजा ने अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? क्या कर दिया? सिंहभूम क्षेत्र के ढाल वंश है ना, ढालभूम के राजा, उन्होंने क्या किया? कंपनी की अधीनता स्वीकार से क्या कर दिया? मना कर दिया उनको। अब मना कर दिया तो उनको क्या होगा? उन पर बल का प्रयोग होगा ना। मना कर दिया तो झई क्या होगा? बल का प्रयोग होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ना। अब हमारे में एक कहावत फेमस है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सीधा सीधा जब फर्गुसन ने यह संवाद भेजा कि ढालभूम के राजा को कि आप कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, कर देना, स्वीकार कीजिए, तो उधर से क्या उसको उसके जो संदेश वाहक थे उसे ढालभूम में प्रवेश करने ही नहीं दिया गया। उसके जो रक्षक थे उसने वहीं से भगा दिया, बोला कि ढालभूम में बाहरी का प्रवेश निषेध, हम मरते मर जाएंगे पर अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो मरते मर जाएंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब वही स्थिति, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो ढालभूम में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, ढाल राजा के साथ में युद्ध हुआ, और उस समय जो ढाल राजा थे, यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे, उनके पास जो हथियार थे वो परंपरागत थे और अंग्रेजों के पास आधुनिक थे। तो जितना बल था उन्होंने पूरा साहस के साथ में उनका सामना किया, लेकिन अंततः जब ढाल राजा को लगा कि वो अंग्रेजों को रोक नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं? अपने महल में जितनी संपत्ति है उसको क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं कि इस पर अंग्रेजों का तो कब्जा नहीं हो सकता। उनको जब लगा कि वो अपने राज्य को, अपने राजमहल को नहीं बचा पाएंगे, तो वो क्या करते हैं? अपने राजमहल में पूरी संपत्ति के साथ क्या कर देते हैं? इसको आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। और कितना? 22 मार्च, जनवरी में चला है ना फर्गुसन, 22 मार्च 1767 को फर्गुसन कहा? घाटशिला के जलते महल पर क्या करता है? कब्जा करता है। घाटशिला के जलते महल पर कब्जा किया जाता है, ढालभूम राजा को बंदी बना लिया जाता है, और उसके जगह पे ढाल राजा किसको नियुक्त किया जाता है? उसी के भतीजे जगन्नाथ ढाल को कितना कर देने की शर्त पर?
5,500 ₹5,500 कर देने की शर्त पर और कंपनी की अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर ढाल राजा के ही भतीजे जगन्नाथ ढाल को क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। क्लियर? ये कहानी लिखते हैं कि जब ढाल राजा को लगा कि वो अंग्रेजों को नहीं रोक पाएंगे तो वो अपने राजमहल को ही क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं। और ये क्वेश्चन अगर पूछे कि घाटशिला के जलते महल पर फर्गुसन ने कब कब्जा किया? 22 मार्च 1767 को। और उसके बाद राजा किसको बना दिया गया? जगन्नाथ ढाल को। जगन्नाथ ढाल को कंपनी सरकार ने कितने कर की शर्त पे बनाया था? 5,500। फिर आगे देखेंगे ढाल विद्रोह। इसके बाद ढाल विद्रोह शुरू हो जाएगा। भाई कब तक किसी की अधीनता आप स्वीकार करिएगा? कभी ना कभी तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्गुसन ने घाटशिला के जलते महल पर कब्जा किया। बाईस मार्च 1767 कौन? फर्गुसन। घाटशिला के जलते महल पर कब्जा किया। इसके बाद ये लिखिए, हो गया ना। 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्गुसन ने घाटशिला के जलते महल पर कब्जा किया। उसके बाद कब्जे के बाद किसे कंपनी सरकार ने राजा नियुक्त कर दिया? कंपनी सरकार ने कितना? कर टैक्स ना। इसको जगन्नाथ ढाल को, ढाल भूम का, कहाँ का राजा? ढाल भूम का राजा घोषित किया। ढाल भूम का राजा घोषित किया। अभी मार्च क्या है? मार्च में ना 1767 में उसको घोषित कर दिया गया। इसके बाद फिर ये जगन्नाथ ढाल जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करेगा? अंग्रेजों से विद्रोह कर देगा। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देगा? विद्रोह। और झारखंड में अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के शोषण से मुक्त होने के लिए जो विद्रोह का जो बिगुल फूकेगा, आप लोग पढ़े हैं ना। सबसे पहला विद्रोह कौन सा है? ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? जगन्नाथ ढाल ने। तो कल से जगन्नाथ ढाल, जिसने ढाल विद्रोह को क्या किया था? नेतृत्व दिया था। अब अंग्रेज तो झारखंड में क्या कर गए? घुस गए। तो अब यहाँ विद्रोह की ज्वाला क्या होगी? भड़क उठेगी। तो एक एक करके सभी विद्रोह को जानेंगे कि अंग्रेज कैसे कैसे झारखंड के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और उनको विद्रोह क्या प्रतिक्रिया होती गई, कैसे कैसे, जैसे संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, वीर बुद्धू भगत, ये सब कैसे कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते गए, कितनी साहस के साथ, कितनी निडरता के साथ, वो हम क्या करेंगे? आगे की कक्षा में जानेंगे। ठीक है, चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।